हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, पार्ट 2 का अंतःस्रावी तंत्र। अब तक आपने इस चैप्टर के सभी तंत्रों को पढ़ लिया है और ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? आपने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र जो होता है उस तंत्रिका तंत्र के साथ अंतःस्रावी तंत्र मिलकर कोशिकीय समन्वय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, कोशिकीय स्तर पर, ऊतकीय स्तर पर जो क्रियाएं होती हैं, उनमें बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम जो करता है वो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र मिलकर करता है। ठीक है ना? अब तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे। तंत्रिका तंत्र को आपने दो भागों में बांटा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पर्दीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तहत आपको मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में समझाया गया, उनकी संरचनाएं आपको स्पष्ट कर दी गई। पर्दीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन हमने पिछली वीडियोस में कर दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र, जिसके अंतर्गत आती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो हमारे ऊतकीय स्तर तक सभी अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन ग्रंथियों से कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रवण होता है और वो अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचते हैं और लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर वो अपना कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं और इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनो। अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे नलिका विहीन ग्रंथियाँ, हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को सीधे रक्त में डालती हैं, उनको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी कि इन ग्रंथियों से अगर कोई स्राव निकलता है, कोई पदार्थ बाहर निकलता है, तो उस पदार्थ को ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नली उपस्थित नहीं होती है। यानी कि जैसे कि आपके बॉडी के अंदर रक्त को प्रवाहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की नलिकाएं, वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। ये वाहिकाएं आपके शरीर के विभिन्न स्तरों तक रक्त का प्रवाह करती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियों से कुछ पदार्थों का निष्कासन होता है, पदार्थ स्रावित होते हैं, बाहर निकलते हैं और इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नली नहीं होती है। और बिना नली वाली ये जो नलियाँ होती हैं, ये ग्रंथियाँ होती हैं, इनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं आपके शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं और ये लगभग 8 से 10 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपके शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके शरीर में एक रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। हार्मोन किसके रूप में कार्य करते हैं? रासायनिक संदेश वाहक के रूप में, क्योंकि ये हार्मोन्स रक्त के द्वारा अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचते हैं। तो ये ग्रंथियां जब सीधे अपने स्राव को रक्त में डाल देंगी तो रक्त के प्रवाह होगा, रक्त के प्रवाह के साथ ही ये हार्मोन अपने स्थान पर पहुंचेंगे और अपना काम करेंगे। शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनसे अनेकों हार्मोनों का स्रवण होता है, जो आपके शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इन ग्रंथियों में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानियाँ आ जाती है या इन ग्रंथियों से हार्मोन के स्रवण में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इन ग्रंथियों का सिस्टमेटिक तरीके से चलना बहुत ही आवश्यक होता है। और क्योंकि इनसे निकलने वाले जो स्रावित पदार्थ है, हार्मोन्स हैं, वो ठीक प्रकार से आपके शरीर में बने रहें ताकि हम अनेक रोगों से मुक्त रह सकें। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं और ये अंतःस्रावी ग्रंथि
कहाँ पर होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी करने जा रहे हैं। तो नोट करेंगे बच्चों। एक चीज़ और आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि जो भी बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं वो अपने कमेंट्स हमको नहीं डालते हैं और हमें लगता है कि शायद उनको कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। तो आप सभी बच्चे इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हमें कब पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप कमेंट्स करते हो तो हमें पता लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो या फिर कॉल करके कोई समस्या नहीं पूछते हो तो हमें लगता है कि आप इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे हो। आप लोग इस बात को ख्याल रखना, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से जितना भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा, जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे उनसे आगे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियोस के माध्यम से जो चैप्टर आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं, आपको इन्हें ज़रूर अपने नोट्स के में लिखना है। इस बात का विशेष ख्याल रखें, ठीक है ना। और मुझे ज़रूर कमेंट्स लिखकर भेजें कि हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, या फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, कोई शब्द में परेशानी है, कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा टर्म्स आ गई है, कोई ऐसा वाक्य आ गया है जो आपकी समझ से बाहर हो रहा है। तो आप सब कुछ अपनी समस्या जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम हमारे शरीर में ये ग्रंथियाँ कैसी होती हैं और कहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। हमारा प्रश्न यही होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों के नाम तथा कार्य लिखो, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दी हमने यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा लिखेंगे। हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियाँ जो पाई जाने वाली ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को सीधे रक्त प्रवाह में डालती हैं। रक्त का जो प्रवाह होता है उसमें डाल देती है अपने स्राव को, उनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब इन ग्रंथियों से निकलने वाले कह सकते हो, या स्रावित होने वाले या निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, हार्मोन कहलाते हैं, जो रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। यह हार्मोन किसके रूप में कार्य करते हैं? रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सभी ग्रंथियां आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं।
जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके शरीर के अंदर पाई जाती है वो सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, इसलिए इसको हमने लिखा है वहाँ पर टॉपिक में अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है ना। अब ये अंतःस्रावी तंत्र जो होता है तंत्र का तंत्र के साथ मिलकर कोश के स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो यहाँ लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां लिख दो चाहे तंत्र लिख दो। तंत्रिका, इनका कार्य बता रहा हूं मैं। तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कोशिकीय स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित करती है ताकि शरीर के विभिन्न अंग आपस में सामंजस्य कर कार्य कर सकें। यहाँ लिख दो बैठाकर, सामंजस्य बैठाकर कार्य कर सकें। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य होता है। समझ में आ रहा होगा। आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली नलिका विहीन ग्रंथियाँ, हमारे जो शरीर है उसके अंदर पाई जाने वाली नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को कहाँ पर डालती हैं, सीधे रक्त प्रवाह में डालती हैं, उनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इन ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को, इन ग्रंथियों से निकलने वाले या स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोलोगे, हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन जो होते हैं रासायनिक संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां का क्या काम होता है, ये जो ग्रंथियां होती हैं ये सभी ग्रंथियों को अगर हम मिला देंगे तो एक तंत्र की तरह काम करेंगे, इसलिए इसको अंतःस्रावी तंत्र भी बोल सकते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कोश के स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित करती हैं ताकि शरीर के सभी अंग आपस में सामंजस्य बैठाकर कार्य कर सकें। समझ में आ रही बात। तो आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, इनके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नीचे नोट करेंगे, हमारे शरीर में, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। याद आ रहा होगा, हाइपोथैलेमस याद आ रहा है। कहाँ पर है हाइपोथैलेमस? अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग थे? 3, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये अग्र मस्तिष्क के आधार भाग होता है और मुख्य रूप से ये जो ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि के से निकलने वाले जो हार्मोन हैं उनके संश्लेषण पर अपना नियंत्रण रखती है। तो देखो ये कहाँ पर इसकी उपस्थिति बताओ। यह ग्रंथि
आपका जो मस्तिष्क का डायनसेफेलॉन भाग होता है, मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन के आधार भाग में होती है। कहाँ पर, मतलब ग्रंथि के बारे में आपको एक तो उसकी उपस्थिति बतानी है कहाँ पर है, और दूसरा उसका काम बताना है, और तीसरा उसके हार्मोनों के नाम बताने हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या है? मस्तिष्क का जो डायनसेफेलॉन भाग है उसके आधार भाग में ये उपस्थित होगी। और इसका काम क्या है? अभी मैं बता रहा था, यह पीयूष ग्रंथि से, यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करती है। अब देखो, पीयूष ग्रंथि जो है, आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं बातें मास्टर ग्रंथि? क्योंकि ये ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। समझ में आ रही है ना? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्यों कहेंगे? क्योंकि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, और बापो अपनो कंट्रोल करवे वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पादन करने के लिए कई कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इससे दो प्रकार के हार्मोन, इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन होंगे? देखो, मैं ए डाल रहा हूं, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। दोनों हार्मोन कौन से? पहला तो है मोचक हार्मोन। ये मोचक हार्मोन क्या करता है? मोचक हार्मोन का काम होता है कि पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और दूसरा हार्मोन क्या है? निरोधी हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नाम क्या है? निरोधी हार्मोन। ये निरोधी हार्मोन क्या करेगा? ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को रोकता है। यह
पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्राव को रोकता है। ये दोनों हार्मोन हो गए किसके? हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क के डायेनसेफेलान के आधार भाग में स्थित होती है और ये जो ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि पर अपना कंट्रोल करती है। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने जो वाले हार्मोन्स है उन पर अपना कंट्रोल करती है। इसलिए इस ग्रंथि को हम क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इससे कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक का मतलब क्या होता है? निकालने वाला। निरोधी का मतलब क्या हो गया? विरोध करने वाला। तो मोचक हार्मोन क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को प्रेरित करेगा, यानी कि ग्रंथि को प्रेरित करेगा कि वो हार्मोन स्रावित करे। और निरोधी हार्मोन क्या है? ये उस ग्रंथि को रोकेगा कि वो अधिक मात्रा में इन हार्मोन्स का स्रवण नहीं करे। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य हो गया। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बाद अब हम अगली जो ग्रंथि है उसकी बात करते हैं। अगली ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि। इसको ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ। अगली ग्रंथि है हमारी कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को आप लोग क्या कहते हो? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों कहे जाते बताओ? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो नंबर 2 लिखते हैं पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पर उपस्थित होगी? सबसे पहले उपस्थिति बताओ। यह है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नज़दीक स्थित होती है। अब जहाँ हाइपोथैलेमस होगी वहीं कौन होगी? पीयूष ग्रंथि होगी। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ये कई बार मैं बोल चुका हूँ। सभी ग्रंथियों पर या उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के स्राव पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखो पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा गया है बताओ? नंबर 1 एडिनो हाइपोफाइसिस और नंबर 2 न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो ये दोनों नाम है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर आपको ये लंबे नाम लगते हैं और ऐसा लगता है कि हमको ये याद नहीं होंगे, तो देखो एडिनो हाइपोफाइसिस को तो हिंदी में बोलेंगे अग्रपीयूष। हिंदी में क्या बोलेंगे आते? अग्रपीयूष। और न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलेंगे हम हिंदी में पश्चपीयूष, यानी कि पीयूष ग्रंथि का पिछला भाग, और ये है पीयूष ग्रंथि का अगला भाग।
ठीक है ना। तो हम इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मैं इनका अंग्रेजी नाम भी बताना ज़रूरी है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो अग्रपीयूष है वो कई हार्मोनों का स्रवण करती है। इसी प्रकार से न्यूरो हाइपोफाइसिस है, वो भी कई हार्मोनों का स्रवण करती है, ठीक है ना। इस ग्रंथि से कई हार्मोनों का निर्माण और स्रवण होता है। आगे लिखते हैं हम, इकट्ठे लिखेंगे सब हार्मोन ने। इस ग्रंथि से, ये हिंदी के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, इस ग्रंथि से कई हार्मोन का निर्माण भी होता है व स्राव भी होता है। जैसे कौन कौन से हार्मोन निकालती है पीयूष ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हार्मोनों का एक समूह निकालती है। हार्मोनों का समूह का मतलब बहुत सारे हार्मोन इसके अंदर से निकलते हैं, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से हार्मोन निकल सकते हैं। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं हम GH। वृद्धि हार्मोन का मतलब होता है आपके शरीर की लंबाई में वृद्धि करना, यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये जो हार्मोन होता है यही आपके शरीर की लंबाई में वृद्धि करता है। अगर ये कम मात्रा में निकला है तो आप बौने रह जाओगे, और अधिक मात्रा में निकला है तो आप आवश्यकता से अधिक लंबे हो जाओगे। और अगर ये सामान्य रूप से स्रावित हुआ है तो हमारी लंबाई भी सामान्य रहती है। तो पहला हार्मोन कौन सा हो गया? वृद्धि हार्मोन। दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा थायराइड प्रेरक हार्मोन, चौथा वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। देखो हार्मोनों के नाम थोड़े से ध्यान रख लेना। और गोनेडोट्रोपिन, और एक हार्मोन और लिख देता हूँ मैं यहाँ, और गोनेडोट्रोपिन आदि, इतने ही नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसमें कौन कौन से प्रमुख हार्मोन हैं? वृद्धि हार्मोन जो शरीर की लंबाई को बढ़ाने या शरीर की लंबाई को घटाने या सामान्य रखने का काम करता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये लचकमय क्षमता प्रदान करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन ये आपकी थायराइड ग्रंथि को एक्टिव रखता है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में वृद्धि करते हैं। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ये हार्मोन आपके गोनेड्स यानी कि जनद, और जनद कौन से थे? वृषण और अंडाशय, ठीक है ना। जो आपके जननांग हैं उनके विकास में मदद करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में ये आपको याद रखना है। बताओ पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? हाइपोथैलेमस के नज़दीक है मस्तिष्क में। इसको क्या बोल सकते हो? मास्टर ग्रंथि बोल सकते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको अग्र पीयूष कह सकते हो, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे पश्च पीयूष भी कह सकते हैं। इस ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोनों का निर्माण भी होता है, स्राव भी होता है। और कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं? वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद अगली जो ग्रंथि है तीसरे नंबर की, वो है पीनियल ग्रंथि। तीसरे नंबर की ग्रंथि का नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि, ठीक है ना। नीचे वाली हाइपोथैलेमस को मैं मिटा रहा हूँ। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है?
देखो ये भी आपके मस्तिष्क में है। पीनियल ग्रंथि भी कहाँ पर स्थित है? हमारे मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो देखो अब तक की जो मैंने तीनों ग्रंथियां लिखी हैं, ये तीनों कहाँ पर उपस्थित हैं? अग्र मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस भी अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलन भाग में, और पीयूष ग्रंथि भी हाइपोथैलेमस के नज़दीक है, और पीनियल भी अग्र मस्तिष्क में। तो तीन ग्रंथि तो कहाँ पर उपस्थित है गई? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित हो गया? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित हो गया। ठीक है ना। अब ये जो हार्मोन है ये इस क्या कार्य करेगा आपके शरीर में? यह हार्मोन हमारे शरीर में दैनिक लय नियमन का कार्य करता है। दैनिक लय नियमन का कार्य करता है। एक बार आपको ये बोर्ड में आया था प्रश्न कि दैनिक लय, शरीर में दैनिक लय नियमन का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हार्मोन नहीं पूछा था, ग्रंथि का नाम पूछा था। तो ग्रंथि भी वही होगी जो इस हार्मोन को निकाल रही है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, दैनिक लय नियमन के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ये लिखा है मैंने, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है ना। अब चौथे नंबर की ग्रंथि की बात करते हैं हम। चौथे नंबर की जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो देखो सबसे पहले यहाँ की उपस्थिति लिख ली है हमने। उपस्थिति के बाद इसका कार्य बताना है, इसके हार्मोन का नाम बताना है। ठीक है ना। यह ग्रंथि हमारी श्वास नली के दोनों ओर गले में अंग्रेजी के एच, कैपिटल एच अक्षर के आकार में, एच अक्षर के आकार में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर गले में अंग्रेजी का जो एच अक्षर है, अंग्रेजी के शब्द और लिखना है यहाँ पर, अंग्रेजी के एच अक्षर के आकार में आपके गले में पाई जाती है। इस ग्रंथि से हार्मोन का नाम बता दो। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है।
कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अब ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है ये क्या कार्य करता है? ये आपके शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करता है। यह हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है एक तो, और दूसरा काम भी करता है, और एक तीसरा काम भी करता है। तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आरबीसी का निर्माण भी करता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय में भी नियंत्रण करता है। तो देखो, नियंत्रण तथा आरबीसी के निर्माण में मदद और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब देखो, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रवण के लिए एक खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, और वो कौन सा होता है? आयोडीन। आयोडीन होता है। इस हार्मोन, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? आयोडीन की कमी से जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसका निर्माण कम होने लगता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होने लगता है। जब थायरॉक्सिन का हार्मोन कम हो जाएगा तो थायरॉक्सिन की कमी आ जाएगी। थायरॉक्सिन की कमी आ जाएगी तो आपको एक रोग हो जाएगा। अतः इस हार्मोन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में जो आप लोगों का गला होता है ना, गला सूजकर
लटक जाता है, सूजकर लटक जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित है? आपके श्वास नली के दोनों ओर गले में अंग्रेजी के एच अक्षर के आकार में पाई जाती है। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, और जिसका काम होता है शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करना, और दूसरा काम आरबीसी के निर्माण में मदद करना, और तीसरा काम होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय को भी कंट्रोल करना। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है आयोडीन की। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण भी कम होने लगेगा, और जब इसका निर्माण कम होने लगेगा तो इस हार्मोन की कमी से हमको एक रोग हो जाएगा जिसे क्या बोलेंगे हम? गलगंड या घेंगा रोग। और इस रोग के अंतर्गत क्या होता है आपके शरीर के अंदर परिवर्तन? इस रोग में हमारा जो गला होता है वो सूजकर नीचे लटक जाता है। आपका जो गला होता है यहाँ पर गर्दन में, ये जो गला होता है ये सूजकर नीचे लटक जाता है, इसको बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग। ठीक है ना? तो ये थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने लिखा। इसके बाद हम अगली ग्रंथि की बात करते हैं। तो मैं ऊपर से 2 नंबर की जो पीनियल पीयूष ग्रंथि है उसको मिटा रहा हूँ, पीयूष ग्रंथि को यहाँ से साफ कर रहे हैं, और अगली ग्रंथि है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। 5वें नंबर की जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पर हो जाती है? ठीक है, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये थायराइड ग्रंथि के पास में ही होती है, उसके पीछे होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथॉर्मोन। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथॉर्मोन। और इसका काम क्या हो गया? इसका कार्य रक्त में, आपका जो रक्त होता है ना उसमें कैल्शियम, रक्त में कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca, तथा फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है? P। आपका जो रक्त होता है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करना है, के स्तर को नियंत्रित करना है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पैराथॉर्मोन। ये रा यहाँ भी आ सकता है, पैराथॉर्मोन। और ये किस ग्रंथि से निकलेगा? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलेगा। पैराथायराइड ग्रंथि जो होगी आपके गले में ही होती है और थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे स्थित होती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जब थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है तो इसकी पूरी स्थिति को बताना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के बारे में हम नीचे लिख चुके हैं। ठीक है ना? अब अगर आपके शरीर में इस पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो पैराथॉर्मोन हार्मोन होता है
इसकी कमी हो जाती है, तो इसकी कमी से भी एक रोग हो जाता है। इसकी कमी हो जाएगी तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो स्तर है वो घट बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा। इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से टिटेनी, कौन सा रोग, टिटेनी, टिटेनी रोग हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। तो बेटा ये हो गई आपकी 5वीं ग्रंथि, जिसका नाम क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि। कहाँ पर स्थित है, थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे, और थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे स्थित है। तो इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हो गया, पैराथॉर्मोन। और ये पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम क्या हो गया, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखना। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखना। और इसकी कमी से आपके शरीर में एक जो रोग होगा वो कौन सा रोग हो जाएगा, बताओ, टिटेनी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, टिटेनी रोग हो जाएगा। किसकी वजह से, किसकी वजह से हो जाएगा, पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी से हमको एक टिटेनी रोग हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम अगली ग्रंथि। मैं इसको पीनियल को यहाँ से साफ कर रहा हूँ। अगली ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। अगली ग्रंथि का नाम क्या है, 6 नंबर पर अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। तो अगली ग्रंथि के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप इसको ठीक से नोट करो और प्रत्येक ग्रंथि के स्तर को अपने शरीर में महसूस करो, और महसूस करके उनकी स्थितियों के बारे में सोचने का प्रयास करो, जिससे हमको पता चले कि आपके शरीर के अंदर ये ग्रंथियाँ होती हैं और ये क्या क्या कार्य करती हैं। ठीक है ना। तो आप इनको नोट करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमको पता चल जाए। ठीक है। तो ख़ास तौर से ये जो रोग होते हैं, ठीक है ना, अभी तक आपके पास पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कोई भी रोग नहीं आया है। तीसरे नाम की जो पीनियल ग्रंथि थी, पीनियल ग्रंथि से भी आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग का पता नहीं चला है। ठीक है ना। और चौथे नंबर की थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि से 2 रोग आ गए हैं। तो रोग वाली ग्रंथियों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है हमको। थायराइड थे घेंगा रोग, और पैराथायराइड थे टिटेनी। ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें।